पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज हम आपकी हिंदी की किताब वसंत का पाठ 3 बस की यात्रा शुरू करेंगे। इस कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं, जिन्होंने इस कहानी के जरिए अपनी एक बहुत ही दिलचस्प सफर का वर्णन किया है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? अभी तक की कहानी में हमें यह पता चला कि लेखक अपने 5 मित्रों के साथ एक सफर की शुरुआत कर रहे हैं। उन्हें बस से पन्ना जाना था, जहां से उन्हें आगे के लिए बस मिलती, जहां से वो जबलपुर जाते। अब जब उन्होंने बस ली तो कुछ लोगों का कहना यह था कि जो समझदार लोग हैं वे इस वाली बस को लेते ही नहीं है, जो कि शाम को जाती है। तो लेखक को लगा हो सकता है रास्ते में गुंडे, चोर, डाकू मिलते हो जो लूट लेते हो सामान। तो उन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। क्या उन्हें ऐसा लगता है कि जो बस है वो ही डाकिन है? मतलब कि बस में बैठ के आपको ऐसा लगेगा कि आप लुट चुके हो। कैसे? बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी उन लोगों के अंदर, क्योंकि बस इतनी बूढ़ी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि कितनी पुरानी है। उसके शरीर पर, बस के शरीर पर सदियों के निशान थे, जो ये दिखाते हैं कि उसको कितना अनुभव हो चुका है। अगर हम इस फोटो में देखें तो बस के कांच टूटे हुए हैं, खिड़कियां टूटी हुई हैं, इतने सारे निशान हैं। तो शायद इसी वजह से लोग इस बस से सफर नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि फालतू में बेचारी को वृद्धावस्था में कष्ट होगा, इस बस की तो पूजा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब कहानी जिस तरह आगे बढ़ रही है, हम देखते हैं कि जिस कंपनी की वो बस थी उसका एक पार्टनर यानी कि हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहा था। तो बस के ऐसे हालात देखकर लेखक ने और उनके मित्रों ने उनसे पूछा कि क्या ये बस चल भी पाती है, चल सकती है ये बस? तो वो हिस्सेदार कहता है, हाँ क्यों नहीं चलती, अभी चल के दिखाएगी। वो अपनी बस की तारीफ करने लगा।
तो उन्हें लगा कि लाइक अपने आप चलती है बस। तो उन्होंने कहा हाँ और कैसे चलेगी। वो सब तो लाइक शॉक हो गए कि ये बस इतनी पुरानी ऐसी बस अपने आप भी चल जाती है। तो आगे पीछे करने लगे, मतलब कि वो लोग ऐसे करने लगे कि नहीं चलते इस बस से, रहने देते हैं। तो उनके एक डॉक्टर मित्र थे, आप उनकी मित्र मंडली में एक डॉक्टर भी थे। तो उन्होंने कहा कि डरना क्यों है, चलते हैं, नई बस तो है नहीं, है पुरानी बस है, बूढ़ी बस है, एकदम माँ के जैसे हम बच्चों को अपनी गोद में लेकर चलेगी बहुत ही प्यार से। अब ऐसा सुन के वो सभी लोग बैठ गए बस में। और जो लोग उन्हें छोड़ने आए थे, विदा देने आए थे, जैसे हम कभी भी किसी सफर में जाते हैं तो हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, माँ पापा हमें छोड़ने आते हैं, वैसे ही उन लोगों को जो छोड़ने आए थे, जब वो लोग ऐसी बस में बैठे जो इतनी पुरानी और जर्जर हालातों में थी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि वो लोग उन्हें अंतिम विदा देने आए हैं। ऐसी बस से वो कहाँ जाएंगे, उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं थी उस चीज की। तो उनकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे अब वो उन्हें कभी नहीं मिल पाएंगे। और वो उन्हें डॉक्टर मित्र को और लेखक को और उनके पूरे मित्र मंडल को ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके जो संबंधी साथी आए हुए थे उनकी आंखें बोल रही हैं कि आना जाना तो लगा ही रहता है, अर्थात लोग मरते हैं, जीवित होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, जो आया है, जो पैदा हुआ है वो जाएगा भी। आदमी को कूच करने के लिए, अर्थात आदमी को जाने के लिए कोई निमित्त चाहिए, मतलब कोई कारण तो चाहिए एटलीस्ट कि आप बस से टक्कर होके मर जाएंगे या कैसे भी। अब आगे कहानी शुरू करते हैं कि बस में बैठ तो गए, अब उस बस का सफर उनका रहा कैसा। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब देखते हैं कि जो बस का इंजन था वो सच में ही स्टार्ट हो गया था। बस को देख के लेखक को बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि बस स्टार्ट भी हो पाएगी, पर उसका इंजन सच में स्टार्ट हो गया। और जैसे ही स्टार्ट हुआ उन्हें लगा कि वो सभी लोग इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। बस इतनी जोर से हिल रही थी। जो खिड़कियों पे कांच होते हैं, जो ढकने के लिए होते हैं खिड़कियों को, ताकि बाहर से धूल मिट्टी अंदर ना आ पाए, बच्चे छोटे हाथ बाहर ना निकाल पाए, वो खिड़कियां पूरी टूट चुकी थी। बहुत ही कम इक्के दुक्के कांच बचे हुए थे उसमें सिर्फ, क्योंकि वह बस इतनी पुरानी थी। और जो कांच बचे हुए थे थोड़े बहुत इधर उधर, उन सबसे इन्हें बचना था, क्योंकि बस इतनी जोर शोर से हिल रही थी कि ऐसा लग रहा था सारे कांच निकलकर उन लोगों के ऊपर गिर जाएंगे। इसीलिए वो सब खिड़की से दूर खिसक के बैठ गए। और जब बस चलना स्टार्ट हुई, जब चल पड़ी, तो लेखक को ऐसा लगा कि गांधी जी के समय में जो असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, उस वक्त यह बस जवान थी, अर्थात उसने उस आंदोलन की अच्छे से ट्रेनिंग ले ली थी। जैसे हर हिस्सा एक दूसरे से असहयोग कर रहा था, अर्थात कोई एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था उसमें। जैसे बस शुरू हुई तो ऐसा लगा कि जो सीट है वह बस की बॉडी से असहयोग कर रही है, वह
बस की बॉडी को छोड़कर कभी आगे भाग जाती तो कभी ऐसा लगता बॉडी पीछे भाग गई, कभी लगता बॉडी आगे भाग गई। कुछ समय बाद तो उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि पता ही नहीं सीट पर वो बैठे हुए या सीट उन पर बैठी हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ फिर? एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भरने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब इससे हमें पता चलता है कि जब बस चलना शुरू हो गई थी तो कुछ समय बाद आगे जाकर वो बस रुक गई थी। क्यों रुक गई थी? क्योंकि उसकी जो पेट्रोल की टंकी थी उसमें छेद हो रखा था, उसमें छेद हो गया। अब ड्राइवर गया और उसने पेट्रोल को बाल्टी में निकाल लिया, फिर बाल्टी से दोबारा उसमें डालने लगा टंकी में, इंजन में। मतलब जैसे हम जुगाड़बाजी बहुत करते हैं, तो बस वो इतनी पुरानी हो चुकी थी कि ड्राइवर को सारे जुगाड़ पता थे कि अगर पेट्रोल में टंकी में छेद हो गया तो मुझे यहाँ से निकाल के उसको इंजन में ऐसे भरना है। पाइप रखा हुआ है उसके पास कि उसने आराम से उसको निकाल लिया ऐसे वैसे। तो ये सब देख के तो लेखक को ऐसा लगा कि अब तो ये इंजन को निकालेगा, अपनी गोदी में रख के ना उसको नली से, जैसे बच्चे को दूध पिलाते हैं बॉटल से, वैसे ही उसको पेट्रोल पिलाएगा। अब उसके बाद जब इंजन वगैरह दोबारा स्टार्ट किया गया, बस ने अपनी स्पीड पकड़ी। बस तेज चलना स्टार्ट हुई। 15-20 मील हो चुकी है उसकी जो रफ्तार है। पर लेखक को तो उस बस पे ही भरोसा नहीं था और उसके किसी भी हिस्से पे भी भरोसा नहीं था। उसे डर लग रहा था कि क्या पता इस बस का कभी ब्रेक फेल हो जाए, क्या पता उसका स्टीयरिंग टूट जाए, क्या पता उसका कोई और हिस्सा निकल के गिर जाए, क्या पता सीटें टूट जाए, क्या पता इंजन दोबारा बंद हो जाए। इन सब के बीच लेखक बाहर भी देख रहा था और बाहर के जो प्रकृति के दृश्य थे, जो हमारे आसपास के नेचर के जो उस वक्त जो सीन उसको देखने को मिल रहे थे, वह बहुत ही हरे भरे, बहुत ही सुंदर थे। आसपास हरे भरे पेड़ खड़े हुए थे सारे और उन पर पक्षी बैठे हुए थे तरह तरह के। पर उस वक्त वो हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, क्योंकि जब भी कोई पेड़ आता तो उसको लगता है ऐसा कि अब बस ये जाके इस पेड़ से टकरा जाएगी। फिर जब वो पेड़ निकल जाता तो वो अगले पेड़ का इंतजार करता। इसी तरह वह डर में सफर काट रहा था। और जब भी कोई झील आती तो उसे ऐसा लगता कि अब ये बस जाएगी और सीधा उस झील में गिर जाएगी और फिर उससे निकल के फिर चलने लगेगी। तो इस तरह ही सफर कट रहा था। आगे देखते हैं क्या हुआ। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, धीरे धीरे चल रही थी बस आगे, पर उसके बाद बस फिर से रुक गई। इस बार भी ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, तरह तरह के जुगाड़ किए जैसे उसने पहले किया था, पर इस बार वो बस नहीं चली।
तो इस बात पे जो कंपनी के जो पार्टनर हिस्सेदार उस बस में साथ में आ रहे थे वो कहने लगे कि बस तो बहुत अच्छी है। फर्स्ट क्लास का मतलब हो गया कि बस तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही बढ़िया है। ये तो ऐसे ही संयोग की बात है, इत्तेफाक की बात है कि बस रुक गई। उस वक्त रात हो चुकी थी, चांदनी थी आसमान में, बहुत ही हल्की सी चांदनी थी और वो बस एक पेड़ के नीचे रुकी हुई थी। उस वक्त उस बस को देखकर लेखक के मन में बड़ा ही दया आ रही थी उस बस के लिए। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा, कोई बूढ़ी औरत अब थककर बैठ गई है। और उस वक्त लेखक के मन में बहुत ही ग्लानि हो रही थी। ग्लानि अर्थात उसे बहुत ही दुख हो रहा था अपने अंदर, अपने ऊपर उसे शर्म आ रही थी कि हम एक बूढ़ी बस पर लदे आ रहे हैं, उस पर लदकर हम तब से चले आ रहे हैं। अगर इस वक्त इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत का अर्थात प्राणों का अंत हो गया, यानी कि वह बस मर गई, तो इस बियावान में, बियावान का मतलब है यह जंगल का पर्यायवाची है, यानी कि इस घने जंगल में हमें इसका अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब होता है कि उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो लेखक है वह बस को एक जीवित व्यक्ति की तरह लिख रहा है। वो हमें बता रहा है कि वह बस को एक जीवित महिला, एक बूढ़ी जीवित महिला की तरह देख रहा है। इसीलिए उसे उस बस पे बहुत ही ज्यादा दया आ रही थी। आगे देखते हैं क्या हुआ। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालात जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे इसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो अब देखते हैं इस कहानी में क्या हुआ है कि इंजन को खोला गया और उसमें कुछ सुधारा था हिस्सेदार ने, तो वह बस दोबारा से चल पड़ी थी। अब चलते चलते उसकी जो आगे की हेडलाइट्स लगी हुई थी, उनकी जो रोशनी थी वो कम हो गई थी। जो बोला गया है यहाँ पे कि उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी थी, इसका मतलब यही है कि जो बस की हेडलाइट्स थी उसकी रोशनी कम होने लगी थी और वो बस ऐसा लग रहा था कि चांदनी रात की जो रोशनी थी उसी में अपना रास्ता ढूंढते हुए बस चल रही थी। अगर कोई भी आगे से पीछे से कभी भी कोई गाड़ी आती, कोई भी और साधन आता यातायात का, तो बस साइड में खड़ी हो जाती और कहती, मानो कि कह रही हो कि अब आगे निकल जाओ, हमारी तो वह उम्र रही नहीं, यानी कि हम तो बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, हम तो धीरे धीरे ही चलेंगे। अब ऐसे चल रही थी बस धीरे धीरे धीरे। फिर उनका रास्ते में एक छोटी सी पुलिया, पुलिया का मतलब होता है छोटा पुल, पुल होता है बड़ा पर पुलिया इस कि छोटा सा पुल, तो उसके ऊपर से बस निकल रही थी। तभी क्या हुआ कि फिर से आवाज आई टायर में से और टायर वहीं पर बैठ गया। टायर का पंचर हो गया था। बस बहुत ही जोर से हिलकर एकदम रुक गई। अगर बस उस समय स्पीड में होती, जैसे कि नॉर्मली स्पीड में चलाते हैं, पर वह बस तो वैसे भी बूढ़ी थी, इसी वजह से स्लो 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 चल रही थी, धीरे 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 चल रही थी। अगर वो बस थोड़ी सी भी स्पीड में होती तो शायद वह बस
उस पुलिया से उछलकर सीधा नाले में चली जाती, सीधा उस पुल में घुस जाती, पुल में घुस जाती या सीधा जाके नाले में घुस जाती। अब ऐसे हालातों को देखकर जो इस कंपनी का हिस्सेदार था वो भी इसी बस से सफर कर रहा था। अब उसे तो सब कुछ पता होना चाहिए इस बस के बारे में, इतनी पुरानी बस है, उसके टायरों के यह हालात है, पर वो फिर भी इसी बस से सफर कर रहा था। तो जब ऐसा लेखक ने देखा था कि इसको सब पता होने के बाद भी ऐसा कर रहा है, तो उसके मन में उसके लिए बहुत ही श्रद्धा आ गई थी कि ऐसा पता होने के बाद भी इसी बस से जा रहा है, तो इसका जो साहस है और जो बलिदान है वो तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होने के जैसे हैं। और अगर 1% वो मर जाते सब लोग, तो जो भगवान जी भी उसको ऐसे ही बुलाते कि वो देखो एक आदमी आ रहा है जो मर गया पर टायर नहीं बदला उसने, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर से चल पड़ी थी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधा उस लोग को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो आइए बच्चों, पाठ के प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जग गई क्योंकि हिस्सेदार साहब बस के टायरों की हालत जानते थे। उसके बावजूद अपनी जान हथेली पर लेकर उसी बस से सफर कर रहे थे। अगर वह उस बस में मर जाते तो सारे देवता कहते कि यह मर गया पर टायर नहीं बदला। उनके इसी साहस और बलिदान की भावना को देखकर लेखक के मन में उनके लिए श्रद्धा उमड़ पड़ी। प्रश्न 2, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह दी क्योंकि उन्हें लगता था कि बस बहुत पुरानी है और वह बूढ़ी भी है। वह उसे उस उम्र में कष्ट नहीं देना चाहते थे। वह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? इसी कारण उनका मानना था कि समझदार आदमी उस शाम वाली बस से सफर नहीं करते और उनका मानना यह भी था कि वह बस डाकिन थी। तीसरा प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? लेखक को ऐसा लगा क्योंकि वह बस बहुत ही पुरानी थी। इंजन शुरू होते ही बस पूरी तरह हिलने लगी थी। जो कांच थे खिड़कियों में वह बहुत ही कम बचे थे। बस के शुरू होते ही वह बहुत जोर की हिलने लगे और जिसकी वजह से लेखक को खिड़कियों से दूर खिसकना पड़ा। बस की सीट बॉडी से कभी आगे भाग रही थी तो कभी बॉडी सीट से आगे भाग रही थी। इसी कारण उन्हें ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है। प्रश्न 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? लेखक को यह सुनकर हैरानी हुई क्योंकि वह बस बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभवों के निशान लिए हुए थी। जब उन्होंने ऐसी बस को देखा तो उन्हें लगा कि यह बस चलती ही नहीं होगी, इस बस की तो पूजा होनी चाहिए। पर जब हिस्सेदार ने कहा कि ऐसी बस अपने आप चलती है, इसी वजह से उन्हें हैरानी हुई।
प्रश्न 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक पेड़ों को दुश्मन समझ रहा था क्योंकि उन्हें बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। रास्ते में कोई भी पेड़ आता तो उन्हें लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। इसी वजह से वह पेड़ों को अपना दुश्मन समझ रहा था। पाठ से आगे। प्रश्न 1, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। यह फरवरी 1930 में हुआ था। इसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की नींव को कमजोर बनाना, उनके कानून तोड़ना और उनकी बातों की अवहेलना करना। प्रश्न 2, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? लिखिए। तो बच्चों, व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग किया है इस कहानी में। जिस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार की बातों की अवहेलना करना, उसी प्रकार बस की सीट उसकी बॉडी की बातों की अवहेलना कर रही थी। सीट कभी बॉडी से आगे जा रही थी, कभी बॉडी सीट से आगे जा रही थी। वहां पर लेखक ने अर्थात व्यंग्यकार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का उपयोग किया है। प्रश्न 3, आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न में आप अपने किसी भी यात्रा का वर्णन कर सकते हैं जिससे आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हो। भाषा की बात। प्रश्न 1, बस, वश, बस 3 शब्द हैं। इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में और बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2 वाक्य बनाइए। इस प्रश्न में हमें वश शब्द का इस्तेमाल करते हुए और बस शब्द का इस्तेमाल करते हुए 2 वाक्य बनाने हैं। वश के 2 वाक्य हैं, जिंदगी और मौत किसी के वश में नहीं होती। दूसरा, परीक्षा का परिणाम मेरे वश में नहीं है। बस के 2 वाक्य, बस बहुत हो गया, बस बाकी बातें बाद में करते हैं। बच्चों, आप इसमें कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 2, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। बच्चों, इसमें आपके लिए एक नया शब्द आया है, कारक। कारक होते क्या हैं? कारक होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। यानी कि इसको सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा
वाक्य में उसका क्रिया से संबंध प्रकट होता है। अर्थात व्याकरण में संज्ञा और सर्वनाम की यह वो अवस्था है, कारक संज्ञा और सर्वनाम की वह अवस्था है जिसके उपयोग से वाक्य में उस शब्द का यानी उस संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध है वह हमें समझ में आता है। वो संबंध प्रकट करते हैं, उन शब्दों को हम कारक कहते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे राधा ने गीत गाया। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक छोटा सा वाक्य है, राधा ने गीत गाया। यहाँ पर जो संज्ञा है वह है राधा और जो क्रिया है वह है गीत गाया। राधा यानी कि संज्ञा और क्रिया यानी कि गीत गाया के बीच ने एक संबंध प्रकट कर रहा है। राधा ने क्या किया? राधा ने गीत गाया। तो ये ने शब्द, ने जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यह एक कारक है। बच्चों कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब हमें इस प्रश्न के उत्तर में कि शब्द का प्रयोग हो रहा है जिन वाक्यों में, उनको हमें इस पाठ में से ढूंढकर लिखना है। तो बच्चों 2 मैं आपको बताती हूँ और 2 आप खुद से ढूंढकर लिखेंगे। अगर आप देखें कितना मंच काट दिया, ढूंढने में टाइम लगा। मैंने ये देखा तो यही को तो था वो। तो बच्चों एक वाक्य है, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। यहाँ पर इस वाक्य के शब्द और इस वाक्य के शब्द के बीच में की एक संबंध स्थापित कर रहा है और इनके अलावा भी और वाक्य हैं इस पाठ में। आप उन्हें ढूंढकर और लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमें 4 वाक्य लिखने हैं, मैं आपको 2 वाक्य बताती हूँ और बाकी के आप खुद ढूंढ कर लिखेंगे। जैसे जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। तो इसी तरह आपको 2 वाक्य और ढूंढकर इस प्रश्न के उत्तर में लिखने हैं। तीसरा प्रश्न, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं 2 प्रकार की गतियां दर्शाती हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे घूमना इत्यादि। उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इसमें हमें ऐसी क्रियाएं ढूंढनी है जो कि किसी गति को दर्शाती है। गति का मतलब जिसमें हमें ऐसा दिख रहा है कि जिसमें किसी का मूवमेंट हो रहा है, तो हमें वैसी क्रियाएं एकत्र करनी है। जैसा इसमें हमें एक एग्जाम्पल दिया है, घूमना, फिरना, और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिन्हें आप ढूंढकर उनके वाक्य बना सकते हैं।
ये ठीक है ना इसका आंसर? और मैं कहाँ से क्रिया ढूंढ के लाऊं मैं? हाँ ओके, इतना एडिट करना है, मैं थोड़ा सा उस गैप लेते हैं उसमें ताकि हम अच्छे से एडिट कर पाए। प्रश्न 4, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए वाक्यों नीचे दिए गए शब्दों को एडिट करना पड़ेगा। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जल, हार। तो बच्चों, जल के हमारे 2 अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द जिनका एक शब्द से 2 अर्थ हमें मिलते हैं या 2 से ज्यादा अर्थ मिलते हैं, उन शब्द को हम अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पर बच शब्द के 2 अर्थ हैं, शेष यानी कि बचा हुआ और सुरक्षा। तो वैसे ही जल, बच्चों जल के हमारे अर्थ हैं, एक तो पानी वाला जल और दूसरा जल जाने वाला जल। जैसे हमें गर्म चीज से हम जल जाते हैं, वो वाला जल जाना। और हार शब्द के 2 अर्थ हैं, हार मतलब हार जाना, जीत हार वाला हार जाना, और दूसरा गहना, जो हार होता है गले में पहनने वाला। तो हमें बच्चों यहाँ पे वाक्य बनाने हैं जिनके अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए और उनके 2 अलग अलग अर्थ होने चाहिए। तो जल का उपयोग करते हुए एक वाक्य है, गरम जल से जलने का खतरा रहता है, या गरम जल को सही से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम ना जलें, या फिर वह गरम जल से जल गई। तो यहाँ पर हमारे वाक्य में जल के 2 अलग अलग अर्थ इस्तेमाल किए गए हैं। आप इसके कोई और वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा शब्द है हार। इसका वाक्य है, राजा ने हार जाने के बाद भी जादूगर को अच्छे प्रदर्शन के लिए अपना हार दे दिया। इसके अलावा आप और भी वाक्यों में इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर हार शब्द के 2 अलग अलग अर्थों का इस्तेमाल हो। प्रश्न 5, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूंकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। बच्चों, विशेषण तो आपको पता ही होंगे। विशेषण का मतलब होता है जब कोई शब्द किसी दूसरे शब्द की, जिसे हम विशेष्य कहते हैं, उसकी विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एक संख्या है इसीलिए संख्यावाचक विशेषण है। महान आदमी में महान किसी आदमी का गुण है, इसीलिए ये गुणवाचक विशेषण है। तो आप संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण तो बहुत ही आसानी से ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे 5 केले, 4 किताब, 2 लीटर दूध। और गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है काला घोड़ा, सुंदर औरत, गोरा लड़का। मैं आशा करती हूं आप सभी को यह प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको नहीं आते हैं तो आप प्लीज कृपया करके यह वीडियो दोबारा देखें, फिर आपको यह सारे प्रश्न आसानी से अच्छे से समझ आ जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर हमेशा पाठ में छुपे होते हैं। अगर आपको प्रश्नों के उत्तर करने में जरा सी भी कठिनाई होती है तो आप पूरे पाठ को दोबारा से सुन सकते हैं। आपसे वह प्रश्न आसानी से हो जाएंगे।
धन्यवाद।